नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खंडवा से बीजेपी सांसद रहे दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार आज बुरहानपुर में उनके पैतृक गांव शाहपुर में होगा। तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इससे पहले कल देर शाम विशेष विमान से उनकी पार्थिव देह को भोपाल लाया गया। इस दौरान स्टेट हैंगर पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनके पार्थिव देह को कंधा दिया। उसके बाद पार्थिव देह भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई, जहां बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि कल सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। तो आज दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार होगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि नंदू भैया उनको प्यार करते थे। ये प्रदेश की क्षति है कि नंदू भैया बहुत याद आओगे, हो सके तो फिर लौट के आना। उनको श्रद्धांजलि। एक बड़ा दुखद दिन है कि नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। इधर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से एक मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज स्थगित रहेगी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले ही सदन को जानकारी दी थी कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो चुका है। सीएम ने अनुरोध किया कि विधानसभा की कार्रवाई 3 मार्च को स्थगित रखी जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सहमति दी और कहा कि नंद कुमार उनके भी बहुत करीबी थे। इसके बाद आसंदी से आज की कार्रवाई स्थगित करते हुए 4 मार्च को सत्र की अगली बैठक आहूत करने की सूचना दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक पटैया। विवेक, आज जाने माने नेता दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान अपने अंतिम सफर पर रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का कल सुबह निधन हुआ था और उनका पिछले कई दिनों से दिल्ली में इलाज चल रहा था और उनको कोरोना के चलते भोपाल के निजी अस्पताल में से दिल्ली शिफ्ट किया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। कल शाम उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंची। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनकी पार्थिव देह को कंधा दिया और उसके बाद उनकी पार्थिव देह बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखी गई थी, वरिष्ठ नेताओं के दर्शन के लिए रखी गई थी, जहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम नेता, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, सभी ने नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भाजपा दफ्तर पहुंचे और नंद कुमार सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी। नंद कुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह कल सड़क मार्ग से उनके गृह ग्राम शाहपुर रवाना हुई थी और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार शाहपुर में होगा। बुरहानपुर के पास शाहपुर उनका जो गृह ग्राम है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों के भी शाहपुर पहुंचने की खबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नंद कुमार सिंह चौहान का पूरा जो कार्यकाल रहा है वो एक लंबे राजनीतिक जीवन और एक जनप्रतिनिधि, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर रहा है। 2 बार मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 6वीं बार वो सांसद बने थे, 6 बार सांसद मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से रहे हैं। इसके अलावा 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब इतना लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया है, उसके बावजूद उनका जो सरल सौम्य व्यवहार जो था और
और वो कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी पसंद का कारण रहा। दूसरी बार उनको जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी तो कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम उन नेताओं को भी ये लगा कि आखिर नंद कुमार सिंह चौहान में वो क्या क्वालिटी है जिसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंद कुमार सिंह चौहान आज अंतिम सफर पर है। आज उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके अंतिम संस्कार में एक बड़ा जनसमलाभ उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कल आग्रह किया था सदन में कि तमाम जो नेता है उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज स्थगित रखी जाए और उनके आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर सहमति जताई और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने आज की कार्रवाई स्थगित करने की सूचना दी थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नंद कुमार सिंह चौहान आज अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो कार्यकाल है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन है वो यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श उदाहरण होगा। और नंद कुमार सिंह चौहान को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनका जो पार्थिव देह है वो पंचायत में विलीन होगा। तमाम जो नेता उनको आज अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देंगे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शाहपुर पहुंचेंगे और उनको अंतिम विदाई देंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कई मुद्दों की गूंज होगी। शराब पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क, कोरोना में किए गए खर्च, अवैध शिकार के मामले आज विधानसभा में उठेंगे। वहीं रायपुर के बोरियाकला चौक से सिद्धार्थ चौक तक 4 लेन और अतिक्रमण का मुद्दा भी आज सदन में उठेगा। बता दें कि प्रदेश में दिव्यांगों के उचित शिक्षा और पुनर्वास के लिए विशेष शिक्षक भर्ती नहीं किए जाने का मामला भी सदन में उठाया जाएगा। बीजेपी सदस्य कोरोना के नाम शराब पर अतिरिक्त शुल्क लेकर उस मद में खर्च नहीं किए जाने को लेकर सरकार और आबकारी मंत्री को घेरेंगे। बजट के आय व्यय पर भी आज चर्चा होगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल का भाषण भी आज होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश। राजेश, आज विधानसभा की कार्रवाई में किन किन मुद्दों की गूंज उठेगी? देखिए, जिस बात की चर्चा की आपने उसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी की गई है विपक्ष की ओर से, क्योंकि जिस दिन बजट पेश किया गया उसके उसी रात में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष से लेकर के पूर्व सीएम तक मौजूद थे, तमाम विधायक भी मौजूद थे और इस बात पर रणनीति बनी थी कि जो बजट सत्र के बाकी दिन बचे हैं उसमें किस तरह से, किस मजबूती से सरकार को घेरा जाए और उसी में ये तमाम मुद्दे तय कर लिए गए थे। खास करके जो किसान मुद्दे हैं या फिर प्रदेश में आम जनों के हितों से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पे सरकार को घेरने की बात की गई थी। साथ ही साथ बजट पे किस तरह से उसकी कमियां को निकाल करके और चुनाव में जो वादे किए गए थे सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वादे पूरे नहीं किए गए उनको बजट में अनुपस्थित मान करके किस तरह से सरकार को घेरा जाए और अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में प्रस्तुत किया जाए, इस बात की रणनीति बनी थी। और आज जिन जिन मुद्दों की आपने चर्चा की, चाहे वो शराब सेज की मामला हो, क्योंकि ये बहुत पुराना मामला है और इसको लेकर के विपक्ष जो भाजपा है वो लगातार सरकार पर हमलावर होती रही है और इस आज के दिन में भी ये मुद्दा उठेगा कि कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो सरकार ने शराब पर सेस लगाया था और कायदे से इस राशि का खर्च कोरोना के मैनेजमेंट में होना था, कोरोना से किस तरह से लड़ाई चल रही है उसमें होना था या फिर जो लोगों को राहत दी जानी थी उसमें होना था, लेकिन वो राशि उस मद में खर्च न करके दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा मामला बनता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के आज सरकार को तगड़े से घेरने की तैयारी में रहेगी, विपक्ष में इसका असर भी दिखेगा। इसके अलावा जो प्रदेश की जन समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की बात कर ले या फिर जो विकास के मुद्दे हैं, जिस तरह से सिद्धार्थ चौक से बोरिया कला के चौड़ीकरण का मुद्दा है, ये प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। एक जो बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि प्रदेश में दिव्यांगों के लिए शिक्षकों की भर्ती एक विशेष योजना थी और खास करके एक बड़ी आबादी दिव्यांगों की है प्रदेश में, इनके लिए एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। इस शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, इसको लेकर के भी
प्रदेश सरकार घेरेगी सदन में, जिसको लेकर के भाजपा काफ़ी तैयारी करके आई हुई है। और इसके अलावा जो बजट चर्चा है वो एक विशेष रहेगा, क्योंकि उस पर आज मुख्यमंत्री का भाषण भी होना है। लेकिन उसी को लेकर के पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बड़ी तैयारी हुई है बीजेपी की। तो बजट में क्या क्या खामियां देखती है बीजेपी, और बजट किस तरह से आम जनों को निराश करने वाला है बीजेपी की नज़र में विपक्ष के तौर पे, वो उस बात को लेकर के सरकार को घेरेगी। और कह सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों को, तमाम जो मुद्दे हैं और जो बीजेपी की तैयारी है, उसको देख करके कहा जा सकता है कि आज सदन हंगामेदार रहेगा और कई मुद्दों पे सरकार बुरी तरह से घेर सकती है आज। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया। कर्नल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल डिस्कशन में राहुल ने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने ये बात मौजूदा मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी, लेकिन उस वक्त जो हुआ और आज जो देश में हो रहा है, दोनों में काफी फर्क है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मौके पर भारत के संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं करती। हमारी पार्टी का ढांचा हमें इसकी इजाजत ही नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। आरएसएस हर जगह घुसपैठ कर रहा है। कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर एक ही आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा है। I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर परिसर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए 26 स्थानों में डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। वहीं भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे अमरकंटक नर्मदा नदी की परिक्रमा में शामिल छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को विकसित करने की भी मांग की। आपको बता दें कि प्रसाद योजना के तहत 43 करोड़ 33 लाख रुपए का काम डोंगरगढ़ में किया जाएगा। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी और प्रदगिरी पहाड़ी पर पर्यटक सुविधाएं विकसित करने के साथ ही पिलग्रिम फेसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन का उपयोग नहीं कर प्रदेश की बड़ी आबादी को इसके लाभ से वंचित कर रहे हैं। विमल चोपड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को लगातार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कोवैक्सीन को डंप कर उसे एक्सपायर करने पर आमदा है, जबकि विदेश में इसकी मांग है और लोग बिना संदेह इसका उपयोग भी कर रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि उन्हें कोवैक्सीन को लेकर जरा भी शक नहीं है। वो कोवैक्सीन ही लगवाएंगे, लेकिन उसके तीसरे फेज के ट्रायल के पूरा होने के बाद ही। जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात आगे बढ़ी और कोवैक्सीन के संबंध में मैंने अपनी राय बनाई, मैंने ये भी निर्णय किया कि और आने वाले समय में वो एक चर्चा का विषय बना रहेगा, इसलिए कोवैक्सीन ही मैं लगवाऊंगा जैसे ही फेज 3 ट्रायल हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूँगा और तब तक सुरक्षित रूप से रहने का प्रयास करूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार कोविड संक्रमण को लेकर के लापरवाह बनी हुई, उसके कारण ना तो यहाँ सही ढंग से वैक्सीनेशन हो पा रहा है और ना ही उस महामारी पर नियंत्रण का कोई विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कोरोना टीकाकरण जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 100 केंद्रों में टीकाकरण की तैयारी हो रही है, जिसमें 40 निजी अस्पताल, 26 जिला अस्पताल, 6 मेडिकल कॉलेज और 28 केंद्र शामिल हैं। फिलहाल 76 केंद्रों में टीकाकरण जारी है। वहीं रायपुर के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है। निजी अस्पताल टीका के लिए हितग्राहियों से 250 रुपए ले सकेंगे। इधर कोरोना के टीके से छूटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फिर से प्रक्रिया शुरू की है। यानी ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने पिछले 1.5 महीने में कोरोना का टीका नहीं लगवाया, वे टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान प्राइवेट अस्पताल किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविन ऐप के पोर्टल पर अपडेट किया है। बहुत सारे नर्सिंग होम परमिशन मांग रहे हैं और हम उनको देते जाएंगे। और उसी तरह से गवर्नमेंट का भी सारी पीएससी और सारे सीएससी में हम धीरे धीरे सेंटर खोलते जाएंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। रुक करेंगे पत्थलगांव का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्थलगांव में एक युवती का शव बरामद हुआ है। बता दें कि झंडा घाट में अज्ञात युवती का शव मिला है। रेप के बाद हत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। पुलिस जिस वक्त पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त कर रही थी, उस वक्त ये लाश बरामद की गई। झंडा घाट क्षेत्र से लाश की बरामदगी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है। तो पत्थलगांव में एक युवती की लाश देर रात मिली है। बता दें कि झंडा घाट क्षेत्र से युवती का शव मिला है। अब तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई होगी। गश्त के दौरान पुलिस को झंडा घाट क्षेत्र में ये शव मिला है। इधर राजधानी रायपुर में ट्रेजरी के जॉइंट डायरेक्टर अचानक नया रायपुर स्थित मंत्रालय से लापता हो गए हैं, जिनके गायब होने की रिपोर्ट राखी थाने में दर्ज करवाई गई है। उनके लापता होने की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 56 वर्षीय राजेश श्रीवास्तव मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को राजेश श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ दफ्तर पहुंचे थे। थोड़ी देर के बाद ही उनकी पत्नी कार लेकर वापस चली गई, लेकिन देर शाम तक जब राजेश श्रीवास्तव अपने घर नहीं पहुंचे तो चिंतित परिवार के लोगों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद पाया गया। जिसके बाद कार्यालय में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें वो दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय से निकलते हुए दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत राखी थाने में दर्ज करवाई और अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इधर ग्वालियर में कृषि विभाग से रिटायर्ड एसडीओ राजेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एसडीओ और बहू के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। बहू और उसके मायके पक्ष के लोग काफी समय से विनयनगर की प्रॉपर्टी बहू के नाम करने के लिए कह रहे थे और इसी बात से रिटायर्ड एसडीओ काफी परेशान रहते थे। मंगलवार सुबह रिटायर्ड एसडीओ ने आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर पत्नी और आसपास के लोग वहां पहुंचे, लेकिन मौके पर ही राजेंद्र सिंह राजपूत की मौत हो चुकी थी। राजेंद्र सिंह के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि मकान के लिए बहू ने चोर कहा, उसके पिता भाइयों ने पीटा और झूठे मामले भी दर्ज करवाए। राजेंद्र सिंह राजपूत ने लिखा है कि सामाजिक हत्या हुई है, अब जीना नहीं चाहता। सेक्टर 4 में रहने वाले राजेंद्र राजपूत ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस आई है। पुलिस ने अपनी जांच की, कुछ फॉरेंसिक की टीम आई है, फिंगरप्रिंट टीम आई है। परिवारजनों ने मर्ग दाखिल किया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं। जबलपुर में नशे के कारोबारियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां नशीले इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वाले आरोपियों ने सरेराह एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद जमकर मारपीट की। युवती को बचाने जब उसकी बहन और परिजन सामने आए तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिससे पुलिस की सक्रियता और कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। 22 फरवरी की यह घटना जबलपुर के गणेशगंज स्कूल के सामने हुई, जिस पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवती ने पुलिस अधिकारियों के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित युवती ने मामले में कार्रवाई की मांग की। इधर सीसीटीवी फुटेज उजागर होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधिकारी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं। इन लोग
नशा करते हैं, हमारे घर के पास नशा का व्यापार होता है और इंजेक्शन बिकता है। वहाँ पे सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, उन लोग इकट्ठे करके रखते हैं वहाँ पे गुंडों को। आकाश चौधरी नाम है जिनके घर में व्यापार होता है नशा का। शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई हुई है, FIR भी हो गई है उनकी, और जो नाम आप लोग बता रहे हैं उस नामजद FIR हुई है उनकी और प्रॉपर मामला रजिस्टर्ड हो गया है। अब क्योंकि वीडियो भी संज्ञान में आया तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी और जो भी वो ऐसे व्यक्ति हैं अगर वो अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं तो उन पर उस तरह से भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के गोरखपुर थाना पुलिस ने नशे के इंजेक्शन बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 390 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में नशे का इंजेक्शन बेचने और खरीदने का काम जोरों पर चल रहा है। इस पर पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि महर्षि स्कूल के पास एक युवक नशे के इंजेक्शन बेचता है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग की तो ऋषि जॉर्ज नाम के एक युवक के पास 2 बैग मिले जिनमें नशीले इंजेक्शन रखे हुए थे। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दवा के थोक बाजार से नशे के इंजेक्शन खरीदता है और गोरखपुर क्षेत्र में नशे के आदी लोगों को ये इंजेक्शन बेचा करता है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी किस दवा व्यापारी से नशे के इंजेक्शन खरीदता है और किन लोगों को इन्हें बेचता है। पूरे देश में दूसरे दौर का वैक्सीनेशन जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कोरोना वैक्सीन की डोज लेंगे। इसके पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता वैक्सीन लगवा चुके हैं। बता दें कि 1 मार्च से 60 से अधिक उम्र वालों और 45 से 59 साल के गंभीर मरीजों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। पहली डोज के बाद नियत समय पर उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वैक्सीन का पहला डोज लगवाने जा रहे हैं। इसके पहले कई नेता साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति को वैक्सीन दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।